ओके, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया, ठीक है, अपना माइक ऑन कर लिया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो भी आए हैं अभी अभी जो कनेक्ट हुए हैं देख लीजिए। अभी जस्ट हमने क्लास अब लेट ही स्टार्ट करी है, जस्ट अभी स्टार्ट हो रही है क्लास, ठीक है जी। प्रॉपर ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस क्या होता है, पहला पॉइंट से एलोबरेट करना चाह रहा हूँ कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ कंडीशंस थे, वो 10 कंडीशन को हम जस्ट एलोबरेट कर रहे हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट आज हम इनको दोबारा एक बार रिवाइज करें ताकि 10 में से आपके कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में हो, एग्जाम्स में लिखने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होते हैं, दो पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज के अंदर जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा एज पर लॉ होना चाहिए। जो भी कंडीशन ऑफर के और एक्सेप्टेंस के होनी चाहिए वो वैलिडली एक्सेप्टेबल होने चाहिए लॉ में। तो उनके कुछ कंडीशंस हैं कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस किस प्रकार से होना चाहिए, तो वो एक मेथड है उनका, तो उसी अनुरूप होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है इसका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दो पार्टीज जब कॉन्ट्रैक्ट करें तो उनका इंटेंशन क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का होना चाहिए। मेयर ऐसे जस्ट कुछ भी इन्हें कह दिया हो और ओरल वो कहते हैं ना इन वर्ड्स में कुछ भी कह दिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका एक इंटेंशन क्रिएट लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का होना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में क्या होता है, दो से ज्यादा पार्टीज कंसेंट जब ले रही हो तो उनका कंसेंट क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। किसी भी प्रेशर से लिया गया कंसेंट, किसी से प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्सन, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से लिया गया कंसेंट होता है, उसके बाद अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो फिर वो आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड प्रूव हो जाएगा, ठीक है जी। और हम इन सारे टर्म्स को आगे अंदर बाकी जो यूनिट्स हैं उसमें हम एक्सप्लेन भी करेंगे। कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उन दोनों पार्टीज का या दो से ज्यादा पार्टीज का, सभी पार्टीज का क्या होना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पार्टीज का इंपॉर्टेंट होना जरूरी है, वो कैपेबल है या नहीं है। अगर पार्टीज कैपेबल ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं कर पाएंगी। इसलिए किसी भी पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट में साइन होने से पहले उन पार्टीज का कैपेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनकैपेबल पार्टीज होंगी, कोई भी एक भी सिंगल पार्टी अगर इनकैपेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के इनवैलिड प्रूव हो जाएगा। तो एसेंशियल किसी कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल जो कंडीशंस हैं एक वैलिड प्रूफ होने के लिए, हमारा जो फोर्थ पॉइंट था वो था कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है कि पार्टीज को तीन तरह कंडीशन है उसमें। एक तो एज ऑफ मेजोरिटी चेक करते हैं उनकी। एज मेजोरिटी मीन्स क्या होता है, जो मेजर एज होती है, मेजर एज मीन्स आप लोग को पता है कि एक इंसान को कहा जाता है कि एक मेजर एज हो गया है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उठा लीजिए, उसका मेजर एज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है आपका अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब होता है वो हेल्थ, मेंटल हेल्थ से वो फ्री होना चाहिए, मतलब वो स्वस्थ शरीर का होना चाहिए। जब वो कोई डिसीजन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है तो डिसीजन बिल्कुल विलफुली बिल्कुल होशो हवास में ले रहा है, उसको हम बोलते हैं साउंड माइंड। तो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। तीसरा आता है एक रिस्ट्रिक्शन, या फिर किसी कोर्ट ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया हो, तो डिसक्वालिफाइड एनी कोर्ट, तो हम कहते हैं कि वो भी पर्सन क्या हो जाएगा, डिसक्वालिफाइड हो जाएगा, तो इनकेपेबल हो जाएगा। तो सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था कि माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर क्या होता है कि आप अलग अलग सेक्शन में देखते हो, जैसे आपको व्हीकल खरीदना है कोई, तो वहाँ पे 18 ईयर्स का होना चाहिए, या कुछ और आप जैसे इलेक्शन वगैरह लड़ते हैं तो उसमें 25 ईयर्स तक का होना चाहिए। आप कहीं जाके अभी मान लो कि आप में से कोई जाएगा वाइन की बोतल खरीदने जाएगा, तो आप 18-19 ईयर्स के हो, तो आप अगर एक पेटी खरीद के लेके आए दारू की, तो क्या वो वैलिड होगा? नहीं, क्योंकि वो जो सेल परचेज करने के लिए आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए। तो वहां पे आप माइनर प्रूव हो जाओगे और जो आपने जो परचेज किया है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो इसलिए वहां पे आपकी एज कहीं पे 21 है, कहीं पे 18 है, लेकिन हम इंडियन में बात करते हैं, अगर इन जनरल बात टर्म्स में बात करें तो आपका 18 ईयर्स का होना मिनिमम तो कंपलसरी है। उसके बाद डिपेंड करता है आप किस कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहे हो। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी हैं जिनके साइन होने के लिए मिनिमम 25 ईयर्स होना चाहिए, 21 होना चाहिए, है ना। कुछ आपने जॉब्स भी देखे होंगे, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब्स में भी मिनिमम 21 ईयर्स अगर उन्होंने लिखा है और आप कम हो एज के हो, उसके थ्रू आप वो जॉब नहीं साइन कर सकते हो, जो ऑफर लेटर नहीं ले सकते उनसे। बहुत सारी जॉब्स हैं जहाँ पे वो मिनिमम एज 21 मांगते हैं, और फिर वो 20 ईयर्स का कोई बच्चा जाके अग्रीमेंट लेके साइन कर लेता है तो बाद में वो इनवैलिड प्रूव हो जाएगा। तो आपने तीन कंडीशन था यहाँ पे कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज में कि उनकी एज देखनी, एज चेक करनी, एज ऑफ मेजोरिटी में है, अनसाउंड माइंड तो नहीं है, डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट नहीं है, ठीक है। फिफ्थ कंडीशन है एसेंशियल वैलिड होने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए लॉफुल कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है। लॉफुल कंसीडरेशन क्या होता है, कंसीडरेशन मतलब होता है जब दो पार्टीज, एक पार्टी किसी को पेमेंट या प्राइस कुछ भी पे करती है, दूसरा उसके लिए कुछ रिटर्न में उसके लिए तो परफॉर्मेंस देती है, वो गुड सप्लाई करती है, या फिर कुछ और सेल करती है, हाउस होल्ड करती है, कुछ भी करती है, तो वो जो रिटर्न में आता है इस कंसीडरेशन का होता है समथिंग इन रिटर्न।
कुड प्रो को भी एक वर्ड है यहाँ पे लॉ की लैंग्वेज में, वो हम यूज करते हैं। ठीक है जी। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है? लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो सेक्शन 23 ऑब्जेक्ट को बताता है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि अगर कोई इलीगल या कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो हमारे लॉ से प्रोहिबिटेड है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, कुछ ऐसे अग्रीमेंट भी हो सकते हैं जो वॉइड हो। हमने वॉइड वगैरह पढ़ लिया है, आगे इसकी हम बताएंगे कौन कौन से अग्रीमेंट हैं जो पहले ही हाँ, तनु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड, तनु जी को अनम्यूट कर दिए थे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जिन्होंने कुछ भी कहना है या तो इस पे हैंड रेज की कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोलिए। खुशी जी ने क्वेश्चन पूछा था, खुशी जी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये समरी है क्या ब्लॉग की, तो मैं उन्हीं का आंसर कर रहा था। पहले हम पीडीएफ से पढ़ा करते थे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। हमारे पास 23 यूनिट्स हैं, आपने 6 ब्लॉक हैं बिजनेस लॉ के अंदर, 6 ब्लॉक हैं। मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। ये आपके पास है जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो आपके पास सारा सिलेबस है ना, हमें इस सबको कवर अप करना है। तो पहले आपके या तो हम बुक से रीड कर रहे थे, पढ़ा रहे थे बच्चों को, और या तो फिर हम क्या कर रहे थे, यहीं पे पीडीएफ खोलते थे और उस वैसे रीडिंग करते थे। तो उस पैराग्राफ रीडिंग में क्या होता था, हमारा टाइम टेकिंग बहुत एक्स्ट्रा लग रहा था और हमें लग रहा था कि हमारा सिलेबस जून से पहले पहले कवर नहीं हो पाएगा। फिर हमने एक और हमने यहाँ इस यहाँ पे हमने बोला है कि हम इसी प्लेटफॉर्म से कुछ और भी सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट, आपका मैक्सिमम सिलेबस हम इसी सब्जेक्ट पे कवर करेंगे। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैट और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और दूसरा अकाउंट का सब्जेक्ट है, वो तो कवर होगा ही होगा। उसके अलावा बॉम एक बोलते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, वो भी हम यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करेंगे। करेंगे क्या, कोशिश नहीं करेंगे ही। ठीक है। तो अब हमने कहा है कि आपने पूछा था ये समरी है क्या ब्लॉक की, और हम 2-3 क्लास से आप देख रहे होंगे कि ये रिवीजन आप लिख रहे हैं। ये एक रीजन है कि हम पूरी फुल फ्लेज क्लास नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं कि प्रॉपर एक हो सकता है इसको मिसिंग पैराग्राफ छूट जाए आपको, है ना। किसी ने कहा भी था लास्ट टाइम में कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये टॉपिक छूट गए। तो ऐसे आप जो भी क्वेश्चन होंगे आप कोऑर्डिनेट कीजिए, हरिओम जी को कोऑर्डिनेट कीजिए, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फेमी जी आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे? हम आपको वेट कर रहे थे। चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं। आपको खुशी जो आपको आंसर मिल गया होगा। हमारा ये जो फास्ट फॉरवर्ड ये तरीका इसीलिए है कि हम सिलेबस को कवर अप कर लें जल्दी से जल्दी, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वही हम जल्दी जल्दी हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका सिलेबस है, ये जो है। हाँ, अब पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस सेक्शन 56 और लीगल फॉर्मेलिटीज, ये फेमी जी एक्सप्लेन करेंगी 3 लाइन नीचे की। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग जो सेक्शन 29 कहता है, जो ये बताएंगे, फेमी जी बताएंगे। तनु मेहरा जी ने हैंड रेज किया बट कुछ बोलते नहीं है, और कुछ ने हैंड रेज किया, बताओ ये, बोलिए तनु जी बोलिए। आपने कुछ बोलना है? नहीं बोलना है? कोई और बोलना चाहते हैं? तो डाउन कर लीजिए। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है या आंसर है, कुछ करना है, बोलना है? ठीक है जी। चलिए, आपका सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग हमने रीड कर लिया है। यहाँ पे आप म्यूट कर देते हैं इनको अगर आपने कुछ नहीं बोलना है तो। चलिए ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या था, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, जो हमारा हम पढ़ क्या रहे हैं, सबसे पहले सेक्शन 10 पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सेक्शन 10, सेक्शन 10 क्या कहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे, उनके लिए 10 पॉइंट है। देखो कितना आसान हो गया याद करने के लिए। सेक्शन 10 है और पॉइंट्स भी 10 हैं।
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हमें पता करना है कौन से कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, तो वैलिड पढ़ लो। वैलिड पढ़ने के बाद आपका ये, अगर ये सारे कंडीशंस करते हैं, फुलफिल होते हैं, तो वो तो वैलिड होंगे। और इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता, तो अगर इम्पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो वॉइड हो जाएगा। कोर्सन हो गया, यानी कि लॉफुल कंसिडरेशन नहीं हुआ तो इलीगल हो जाएगा। लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है तो इलीगल हो जाएगा। फ्री कंसेंट नहीं है तो वॉइडेबल हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अगर आप ये पढ़ लोगे सेक्शन 10 के 10 कंडीशंस, तो आपके काफी कुछ कवर अप हो जाता है। ठीक है जी। लीगल फॉर्मेलिटीज में बताया था मैंने, कुछ बहुत सारे सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, जहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर उनको फुलफिल नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग व्हीकल बाइक वगैरह सेल करते हैं, लेकिन बाद में वो इनवैलिड घोषित कर देता है कोर्ट। बहुत से लोग घर खरीदते हैं, बेचते हैं, लेकिन घर खरीदने के बाद काफी टाइम बाद वो घर को कोर्ट कहता है नहीं, आपने तो कभी इसका खरीदा ही नहीं था, क्योंकि आपने जो फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को देनी थी, बिल पे करने थे, वो तो आपने किया नहीं। इसलिए जो आपका जो सेल और परचेज का जो हाउस परचेज आपने 30 साल पहले 20 साल पहले किया था, वो इनवैलिड है। तो इसका मतलब वो कैंसिल हो गया। अब इसका मतलब ऑनर कौन है इसका? अभी भी वही पहले वाला मालिक है, क्योंकि आपने जब सेल पर या परचेज किया था ना, प्रॉपर तरीके से परचेज करना चाहिए था इसको। तो लीगल अगर फॉर्मेलिटीज नहीं पूरी हुई, तो वो जो सेल परचेज है वो इनवैलिड हो जाता है। तो ये सारे 10 कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम जो ब्लॉक 1 है हमारा, जैसे अपने ये मैंने अभी बताया था खुशी जी, जैसे हमारा 1 2 3 4 ये ब्लॉक है, ये हमारा एक कवर अप हो रहा है। हम इसी के आसपास भटक रहे हैं, फ्री कंसेंट से आसपास। ऐसे आपके पास 23 यूनिट्स हैं सिर्फ बिजनेस लॉ में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने के बाद आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। इवन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी आपको हेल्प हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं आपके बुक के ही हैं, जैसे ये डिस्कस करना था, बट हमारे पास अभी टाइम नहीं है। ठीक है जी। कि कुछ कौन से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कौन से एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जाम्स में काफी बार आ चुका है, तो मैंने ये स्लाइड्स रखी हुई है। डिस्कस करना था बट टाइम नहीं है अभी हमारे पास। वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट, ये चलो आज करते हैं। आज इनसे फेमी जी से पूछते हैं इनके बारे में। फेमी जी, नाउ योर टर्न। चलिए प्रशांत जी। अब प्रशांत जी, तो वर्ड अग्रीमेंट, यहाँ पे डिफरेंशिएट करते समय हमेशा ध्यान रखो, सबसे ऊपर देखो क्या लिखा है, अग्रीमेंट लिखा है, इधर वर्ड की तरफ अग्रीमेंट लिखा है, इधर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। तो हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। कोई भी अग्रीमेंट्स जब बनते हैं, तो उनके अंदर अगर वो सब, अब ये तो देखो ये दोनों वैलिड तो नहीं है। मैं दोबारा स्लाइड के पीछे आता हूँ। ये दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ है, ये जो 10 पॉइंट थे हमारे, इनमें से कोई ना कुछ कम ही होने के कारण, इस 10 पॉइंट में से अगर कुछ कमी होगी, तो या तो वो वॉइडेबल हो जाएंगे। जैसे कि अगर लॉ फ्री कंसेंट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल वॉइडेबल हो जाएगा। अगर परफॉर्मेंस क्या हो गया, मीनिंग अनसर्टेन हो गया, तो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये चीज हमने यहाँ पे पढ़नी है। तो वैलिड नहीं है ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड वॉइडेबल हो सकता है अगर अग्रीव पार्टी शांत रहे और उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है जी। इट इज वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। वॉइड क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बिगिनिंग से ही वॉइड होते हैं, लेटर ऑन वॉइडेबल नहीं होते, लेटर ऑन नहीं होते। ठीक है जी। अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ एनी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज मिसिंग एक्सेप्ट फ्री कंसेंट। अभी हमने पढ़ा ना कि वो जो 10 पॉइंट बताए थे एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के, वो मिसिंग है एक्सेप्ट फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट होता तो फिर वो वॉइडेबल इसमें आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल इफ कंसेंट ऑफ अ पार्टी इज नॉट फ्री। तो मैं इसको यहाँ से बता देता हूँ कि सेकंड पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है अभी। ठीक है जी। आपकी मैं अगर यहाँ पे मैं चैट बॉक्स बार बार देख रहा हूँ, बट आपको कोई क्वेरी आ नहीं रही है इसमें, कुछ भी क्वेरी है तो आप इससे पूछ सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय एनी पार्टी। जो दो पार्टी हैं, दोनों पार्टी ने कोई एग्रीमेंट किया, कोई साइन लिखा है, उसके बाद वो क्या होते हैं, किसी कोई भी पार्टी कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट को। ओके।
लेकिन वॉइडेबल में क्या होता है, वॉइडेबल में इफ द अग्रीड पार्टी सो डिसाइड द कॉन्ट्रैक्ट में कंटिन्यू वैलिड एंड इनफोर्सेबल। अग्रीड पार्टी क्या होती है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, चीट हुआ है, कल बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था यहाँ पे किसी बच्चे ने, सुहानी जी ने किया था या फिर किसी और बच्चे ने, स्टूडेंट ने किया था। तो अग्रीड पार्टी अगर चाहे तो वो कोर्ट में या तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो होता है कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना या फिर उसको कंटिन्यू करना, तो ये उनके पास ऑप्शन होता है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी वो वॉइडेबल भी हो सकता है और वैलिड भी हो सकता है। थर्ड पार्टी कैन नॉट अक्वायर एनी राइट, तो इसमें कोई भी पार्टी राइट अक्वायर नहीं करती है। इनोसेंट पार्टी इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन अक्वायर्ड टाइटल बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेड। वॉइडेबल में क्या होता था, वॉइडेबल में क्या होता था, कुछ 5 कंडीशंस होती थी, जैसे फ्री कंसेंट नहीं है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्सन, मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर मिस्टेक, फ्रॉड, चीट जिसके साथ हुआ है, वो सब में से जो भी इनोसेंट पार्टी है, इनोसेंट पार्टी मतलब जिसके साथ, जिसके अगेंस्ट में कुछ बात हुई है, वो पार्टी अक्वायर कर सकता है कंसिडरेशन, यानी कुछ डैमेज हुआ है या कुछ भी उसके साथ ऐसा हुआ है सेल करते समय, परचेज करते समय, वो पार्टी को कंसिडरेशन मिलेगा, यानी कि उसका डैमेज जो भी है उसको रिस्टोर करना बोलते हैं उसको, कि रिस्टोर करेंगे। लैप्स ऑफ टाइम विल नॉट मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज रिमेन वॉइड, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड होते हैं, बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इफ इट इज नॉट अवॉइडेड विद इन रीजनेबल टाइम इट मे बी बिकम वैलिड। अगर आपके साथ किसी ने धोखा किया और शांति से बैठ गए तो कुछ बहुत टाइम बाद आप नहीं जाके वॉइस अपनी रेज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने टाइम से ही उसको रेज करना चाहिए था। क्वेश्चन ऑफ डैमेज नॉट अराइज, वॉइड अग्रीमेंट में क्या होता है, डैमेज का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है, लेकिन इसमें अग्रीड पार्टी जो होती है जिसके साथ फ्रॉड या चीट हुआ है वो पार्टी क्लेम ऑल्सो क्लेम डैमेज। ओके, लीगल रूल फॉर वैलिड ऑफर। अब लीगल रूल फॉर वैलिड ऑफर आ गया है यहाँ पे, आप बताएंगे इनमें से, ये आपने रीड करना है, कौन रीड करेगा इनको, एनीबडी एल्स? आप में से स्टूडेंट में से मेरे को बताइए कौन इसको रीड करेंगे, अपने हैंड रेज कीजिए इसमें। खुशी जी ने माइक नहीं किया है, हाँ शान जी। Offer बताइए। must intend to create legal relationship. An हम्म offer not become promise contract even after it has been accepted. हम्म Term of offer must be certain, definite, and not vague. No हम्म contract can be formed it if the term of offer are vague. Offer must be distinguished from mere declaration if intention. Sometimes a person may make a statement without any intention of create legal obligation. Offer must be distinguished from an invitation to offer. Offer must चलिए, be चलिए मैं इनको अब एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है जी। तो इन्होंने जो रेज ये सारे रीड किए, इसमें क्या था, ऑफर, ये आपने कुछ स्टूडेंट ने पढ़ रखा है, ऑफर्स कैसा होना चाहिए। एक सेकंड में आपको पूरी पुरानी स्लाइड दिखाता हूँ, बैक लेके जाता हूँ आपको। मैंने ये बताया था आपको कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 है, याद रखना। सेक्शन 10 में क्या कहता है कि 10 पॉइंट होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो पहला पॉइंट क्या है, प्रॉपर ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस, यानी कि ऑफर क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो लॉ है। अब वो क्या होता है, पहला पॉइंट को वहां एक्सप्लेन किया गया है, फिर दूसरे पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, फिर तीसरे पॉइंट को फ्री कंसेंट को करेंगे, फिर फोर्थ पॉइंट को करेंगे, फिर फिफ्थ पॉइंट को, अभी इस प्रकार से चलेगा। तो पहला जो पॉइंट था वो जो लॉफुल ऑफर का, वो ये रहा। लीगल रूल फॉर वैलिड ऑफर, सेक्शन 9 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ऑफर मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ऑफर हमेशा कैसा होना चाहिए कि एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने के लिए होना चाहिए, यानी कि रैंडमली कुछ ओकेजनली कुछ भी बोल दिया मुंह से, स्टेटमेंट हमारे मुंह से निकले हुए एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। टर्म्स ऑफ सर्टेन, टर्म्स क्या होती हैं, जो ऑफर करते समय, जैसे फोन बेचना है, किसी ने ऑफर किया कि मैं अपना फोन बेच रहा हूँ, तो उसकी जो टर्म्स है, उसके साथ चार्जर है नहीं है, फोन ठीक है या खराब है ना, ऐसा जो भी उसकी कंडीशंस हैं वो सारी चीज क्लियर बोलनी चाहिए। या प्राइस को लेके, प्राइस फिक्स नहीं किया तो फिर वो ऑफर माना जाएगा नहीं, और प्राइस भी फिक्स होना चाहिए। डिक्लेरेशन और इंटेंशन, एक होता है मेरे डिक्लेयर करते हैं कि मैं अगर अच्छा प्राइस मिल जाए तो मैं अपना घर बेच दूंगा, अपना बाइक बेच दूंगा, तो ये ऑफर नहीं है, ये एक इंटेंशन है कि सामने वाले से हम ऑफर मांग रहे हैं। ठीक है जी। ऑफर डिस्टिंग्विश फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर, है ना, जैसे ऑक्शंस होता है या कुछ और, हम अपने घर को ऑक्शंस करते हैं कि हम सामने वाले से ऑफर मांगते हैं कि आप कितने में हमें घर खरीदोगे, तो बहुत सारे लोग इसमें अपनी अपनी बीड लगाते हैं, उसके बाद उस पर्सन के ऊपर आता है कि वो कितने में किसको एग्री करता है ना।
ये होता है मेयर डिक्लेरेशन, तो उसको हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, जब ऑफर इनविटेशन टू ऑफर होने के बाद अगर कोई ऑफर करता है, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करता है, उसके बाद हम उसको कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। कम्युनिकेशन, ऑफर हमेशा कम्युनिकेट किया जाना चाहिए जिस भी पार्टी के लिए वो बना है। ठीक है जी। ऑफर नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लाइंस, मतलब कि ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म्स द नॉन कंप्लाइंस, मतलब कि ये है इसमें कि अगर ऐसा कोई टर्म्स ऑफर में नहीं होना चाहिए कि जिसके कंप्लाइंस ना करने से ऑफर को एक्सेप्ट माना जाए। होता है ऐसा, समटाइम ऐसा होता है कि जब हम कहते हैं कि हम इतने में प्राइस में बेच रहे हैं, और वो कहता है कि नहीं हमें तो इतना 2 दिन का टाइम दो, मैं आपको ऐसे बताऊंगा या कॉल कर दूंगा, मेल कर दूंगा, है ना, या मेल नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा हाँ आपने, तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे कम्युनिकेट किया गया है, प्रॉपर तरीके से चैनल से कम्युनिकेट होना चाहिए, मेल के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, या ओरल, या वर्ड्स या लेटर के थ्रू, जैसे भी है। उनके किसी ना करने की किसी कंप्लाइंस से उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानी जानी चाहिए। स्पेशल टर्म्स ऑफ कंडीशन इन एन ऑफर मस्ट ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड, यानी कोई स्पेशल टर्म्स है, कुछ कुछ डीड्स होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं जहाँ पे कुछ स्पेशल टर्म्स होती हैं, उनको भी हमें साथ के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। मान लो मैं अपना फोन बेच रहा हूँ बट ये काम ही नहीं करता, ऑन ही नहीं होता, तो मान लो ये भी तो स्पेशल कंडीशन है, इसको भी तो शेयर करना चाहिए जी। लीगल एक्सेप्टेंस, जैसे सेक्शन ये हमने पढ़ा था अभी 9, वैलिड ऑफर के लिए, और क्या है इसका एक्सेप्टेंस के लिए सेक्शन 7 है। ओके, तो ये क्या कहता है, एक्सेप्ट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए या फिर एब्सोल्यूट होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि किसी ने अगर मान लो कुछ ऑफर किया कि मैं अपना घर 10 लाख में बेचना चाहता हूँ, तो मेरा एक्सेप्टेंस होना चाहिए हाँ ठीक है मैं खरीदना चाहता हूँ। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं खरीद लेता लेकिन थोड़ा कम कर लेते, हाँ मैं खरीद लेता अगर तुम्हारा घर ऐसा होता, हाँ मतलब कुछ कंडीशन नहीं, अगर उसको एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है जी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी प्रिस्क्राइब मैनर, एक्सेप्टेंस एक बहुत अच्छे प्रिस्क्राइब मैनर में ही उसको देना चाहिए। अगर मान लो उसने ओरल पूछा है ना, सामने खड़े होकर पूछा है, तो वह सामने खड़े होकर उसका आंसर देना चाहिए, या फिर लेटर से लिखा है, ईमेल के थ्रू लिखा है, या फिर किसी और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक से भी है, तो उसी प्रकार से उसका आना चाहिए। या फिर जिस मोड में मांगा गया है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन इट हैज बीन कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस जब तक सामने वाले पर्सन को नहीं बताया जाएगा तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय अ पर्सन टू whom अथॉरिटी टू एक्सेप्ट इट। ये डिस्कस किया था हमने क्लास में कि एक्सेप्टेंस कौन पार्टी करेगी। मान लो मैंने ऑफर किया हरिओम को, बट हरिओम की जगह हरिओम को कोई और भाई कह के हाँ हाँ बाइक चाहिए हमें, हम तो खरीदेंगे, तो हरिओम के भाई ने ये बात कही है, तो हरिओम ने तो नहीं कहा ना, तो जिस पार्टी को मैंने ऑफर किया वही पार्टी अगर कहती है हाँ हम खरीदेंगे, इतना प्राइस पे करेंगे, तो वही हरिओम बाइंड हो जाएंगे, लीगल रिलेशन हरिओम के साथ बनेगी कि उनको खरीदना ही खरीदना है। लेकिन ये नहीं कि कोई और मेरी जगह कोई और पर्सन आके कह दे तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक्सेप्टेंस कौन पर्सन कर सकता है, जिसके साथ में तो 2 पार्टी जो रिलेटेड पार्टी होंगी वही ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कर सकते हैं, ये नहीं कि किसी उनके बिहाफ पे कोई और पर्सन आ जाए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर ऑफर लैप्स और इट विड्रॉन, यानी कि एक्सेप्टेंस कब तक दी जानी चाहिए, ऑफर जब तक वैलिड है, ऑफर खत्म होने के बाद नहीं जाना चाहिए हमें। सर इन टाइम पर भी लिखना इंपॉर्टेंट होता है, लाइक दिस 7B। हाँ वेरी गुड, आपने इन्होंने क्वेश्चन रेज किया है, देखो इन्होंने लिखा है कि सेक्शंस भी लिखने जरूरी होते हैं। जी, अभी हम इग्नू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैंने एक बार डिस्कस भी किया था ये, कि आपको सेक्शंस को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी नहीं देनी है अगर आप इग्नू के एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं तो। बट सीएस के एग्जाम हैं और अगर दूसरे एग्जाम्स हैं तो वहाँ पे सेक्शन के साथ सब सेक्शन पे भी आप ध्यान रख दे सकते हैं, सब सेक्शन भी आप कोड करेंगे तो और आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है जी। जब भी आप सेक्शन मेंशन करेंगे तो सेक्शन देखो, सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, देखो आप इंपॉर्टेंट बात सुन लो, सेक्शंस हमें तभी मेंशन करना चाहिए जब आप पूरे तरह कॉन्फिडेंट हो कि एक्सेप्टेंस के लिए यही सेक्शन लगेगा। गलत सेक्शन कोड करने से तो पूरा आंसर ही रॉन्ग हो सकता है। और सब सेक्शन, अगर आप सेक्शन के साथ जैसे इन्होंने सेक्शन 7 भी, ठीक है, और सब सेक्शन के साथ क्लॉज भी मेंशन कर सकते हैं कुछ स्टूडेंट, लेकिन वो तब करिए जब आपके पास पूरा कॉन्फिडेंट हो यही है। बट इग्नू एग्जाम को एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि आप सेक्शंस को अवॉइड भी कर सकते हैं। अभी आप सीधा कंसेप्ट समझिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, बिजनेस लॉ क्या है, आपने जो लॉ पढ़ने हैं बिजनेस में वो ये पढ़ने हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ सर। हाँ नहीं नहीं, अगर आप
फेमी जी, आप कुछ अदर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं? एक सेकेंड, फेमी जी। नो, ओके, बट हाँ, इतना फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी, हो जाएगा ये, कोई कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल जितना हो याद हो जाए। और देखो, हम बार बार इस स्लाइड को लेके आते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, और बार बार आपसे ही बुलवाते हैं, और आपको में हम अभी टारगेट कर लिया हमने आपको, यहाँ से नेक्स्ट क्लास में आपने बोलना है सारी चीजें, कुछ ना कुछ आप हमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है जी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, सेक्शन याद हुए तो या नहीं याद हुए तो। अब बल्कि जब हम बार बार रिपीट करते हैं ना, जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेक्शन 10 है, तो हमें पता है कि 10 सेक्शन 10 के 10 पॉइंट्स हैं, तो बार बार जब हम चीजें करते हैं, स्लाइड चलाते हैं और डेली पढ़ते हैं। हमारी क्लास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम डेली पढ़ाते हैं, डेली पढ़ते हैं, आप सारे लोग डेली करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम उसके लिए बहुत बेनिफिट होता है कि हम चीजें याद हो जाती है, जो आप कह रहे हो ना कि याद होना मुश्किल होता है, वो सब याद हो जाता है। तो हमारे पास सिलेबस है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 और 2 ये टाइम ले रहे हैं, उसके बाद आपका यही चीजें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सेल और पार्टनरशिप पे जाती है, तो वहां पे टाइम आपका कम लगेगा। अभी यहाँ पे सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो समझ लीजिए। ये आपका डिफरेंस हो गया वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, लीगल रूल फॉर वैलिड ऑफर, सेक्शन 9 हो गया आपका। ओके, सेक्शन 7 हो गया लीगल रूल फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस। रिगार्डिंग माइनर्स अग्रीमेंट, रिवोकेशन पढ़ लेते हैं। रिवोकेशन कौन बताएगा आप में से, कोई बताएगा मेरे को, एनी स्टूडेंट? एक सेकेंड। रिवोकेशन का मतलब है कि कैंसिल कर देना, ऑफर को कैंसिल कर देना। ओके, चलिए, इन्होंने बहुत जो है आंसर दिया कि रिवोकेशन का सबसे सिंगल वर्ड में हम कह सकते हैं कि क्या करना, कैंसिल कर देना। कोई भी ऑफर जब कोई पर्सन करता है, समटाइम्स क्या होता है, ऑफर करने के बाद, जैसे मैं लैपटॉप की सेल कर रहा हूँ या अपने कुछ भी ऑफर को करने के बाद, वो अगेन उसको कैंसिल भी कर सकता है। डिनाई करना और कैंसिल करने में डिफरेंस है। डिनाई करना होता है मना करना बाद में, बट कैंसिल करना होता है जो ऑफर पहले दिया गया था उसको कैंसिल करना। The terms revocation simply means taking back or withdrawn both offer and acceptance can be revoked or withdrawn। revoke मतलब होता है revocation को ही बोलते हैं revoked और withdrawn। तो ये लॉ की लैंग्वेज में आ गया revoked, है ना। विड्रॉ कर लेना, जो ऑफर किया था, मैं अपना घर सेल कर रहा हूँ 3 लाख रुपए में, किसी को चाहिए तो बताना। तो ये पहले ऑफर हो गया था कि जो भी पर्सन मेरे को इस दिन तक इतना अमाउंट ला के दे देगा, मैं उसको घर बेच दूंगा। ये मेरा हो गया ऑफर कि मैं इस 15 दिन तक 3 लाख रुपए ला के दोगे, अपना घर बेच दूंगा। तो ये ऑफर हो गया, बट लेकिन उसके टाइम पहले रहते ही मैं किसी को ये रिवोक कर दूं अपने ऑफर को, किसी के एक्सेप्टेंस होने से पहले ही। लेकिन अगर मेरे एक्सेप्टेंस करने से पहले कोई पार्टी आ जाए, 3 लाख रुपए लेके मेरे घर पे आके खड़े हो जाए, तब मैं रिवोक नहीं कर पाऊंगा, तब मेरे को बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ऑफर क्यों किया। रिवोकेशन ऑफ ऑफर में है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। तो क्या है इसका मतलब कि किसी के आने से पहले बोलना पड़ेगा कि कैंसिल, यानी कि मैंने पहले ऑफर किया घर सेल करने के लिए, अब किसी पार्टी का मेरे घर पे आने से पहले, यानी कोई ऑफर अगर एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं खरीदूंगा, और वो अपना अमाउंट लेके आ जाता है, तो मुझे क्या करना है, फिर तो उसको सेल करना ही पड़ेगा। बट उसके आने से पहले अगर मैं अपने ऑफर को कैंसिल कर देता हूँ, तो फिर वो मेरे घर को नहीं खरीद सकता। ठीक है जी, रिवोकेशन हो गया। कुछ तो हो गया, हमने खुद से रिवोक किया था, ये था कि हमने खुद से रिवोक किया था। कुछ होते हैं रिवोकेट कैसे हो जाते हैं, ऑटोमेटिक बाय लॉ रिवोकेट हो जाते हैं। तो कैसा, कौन से रीजन कौन से हैं जब ऑफर रिवोक्ड हो जाते हैं। An offer can be revoked at any time before it comes to the knowledge of offeree and acceptor, यानी उसके नॉलेज से आने से पहले। by notice of revocation, तो पहला तो हो गया कि तो नोटिस ऑफ रिवोकेशन, यानी कि पर्सन खुद जो इसने ऑफर किया है वो खुद रिवोकेट का नोटिस लगा दे। by lapse of time, यानी कि अगर मैंने 3 दिन तक ऑफर दिया था कि भाई 3 दिन के अंदर में इसको कोई आया तो मिलेगा, लेकिन 3 दिन कोई नहीं आया, तो इसका मतलब वो अपने आप ऑफर इनवैलिड हो गया। नॉन कंप्लायंस या फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रिसीडिंग, प्रेसिडेंट मतलब जो भी कंडीशन मैंने ऑफर देते समय रखी गई थी और सामने वाले ने कंडीशन फुलफिल नहीं करी, तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। ओके, बाय डेथ ऑफ इंसेनिटी या फिर बाय
देखो क्या लिखा है, नॉन फुलफिलमेंट हो गया डेथ और इंसेनिटी, मान लो दिवालिया, पागलपन या किसी और कुछ कारण हो गया, यानी कि डेथ हो गई किसी पर्सन ने, जिस पर्सन ने ऑफर किया था, या इंसेनिटी मतलब मानसिक संतुलन खराब हो गया, उस कारण से भी उसको हम क्या कहेंगे कि उनका ऑफर जो किया गया था वो, मान लो हम ये थे विजय माल्या जी ने कुछ ऑफर किया कि भाई मैं अपना प्लेन सेल करना चाहता हूँ, ठीक है, उन्होंने 10 दिन बाद प्लेन सेल करना था, बट विजय माल्या जी की मानसिक हालत ठीक नहीं हो गई उसके बाद, तो फिर वो क्या माना जाएगा, उस ऑफर को कैंसिल हो जाएगा, फिर वो प्लेन खरीदना बेचना नहीं होगा, क्योंकि वो मेंटली ठीक नहीं है। काउंटर ऑफर होता है कम सम टाइम, आप काउंटर ऑफर सारी चीजें आप टर्म्स भी आप बुक्स में पढ़ोगे तो समझ आएगा काउंटर ऑफर क्या होता है, जब एक ऑफर के अगेंस्ट में एक और ऑफर मिलता है तो उसको हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। ठीक है, सेल परचेज में जैसे बार्गेनिंग करते हैं, किसी ने कहा आलू इतने रुपए का ले लो, उसने कहा नहीं इतने का दे दो, तो सेकंड वाले का जो है वो काउंटर ऑफर माना जाता है। बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और अनयूजुअल मॉडल। अनयूजुअल मोड होता है कि जैसे कॉल पे किसी से बात हुई थी ऑफर की और ये एक्सेप्टेंस की, उसने एक्सेप्टेंस किसी और मेथड से दिया, तो उसको भी हम इनवैलिड कहते हैं। जैसे आपने बहुत सारे जब आपने फॉर्म्स गवर्नमेंट में लिखे भरे होंगे, तो गवर्नमेंट क्या कहते हैं, हमें तो स्पीड पोस्ट से नहीं, सिर्फ नॉर्मल डाक से ही एक्सेप्ट करेंगे, कोई मेल कोई कॉल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एकदम पोस्ट ऑफिस से ही हम एक्सेप्ट करते हैं। कुछ कहते हैं हम तो सिर्फ मेल एक्सेप्ट करते हैं, आपने बहुत सी कंपनियों को लेटर लिखे होंगे तो कहते हैं आप सिर्फ मेल लिखो, मेल ही चेक करते हैं, और कोई कॉल्स या कोई व्हाट्सएप नहीं चेक करते। किसी किसी अंकल को आप कहोगे मैं आपको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दूं, वो कहेंगे नहीं बेटा हमें तो आप कॉल कर दिया करो, हम तो कॉल रिसीव करते हैं, बाकी मैसेज तो हम नहीं देख सकते। ओके, ये हो गया काउंटर ऑफर, हो गया नॉन एक्सेप्टेंस ऑफर, हो गया प्रिस्क्राइब, हो गया बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, कुछ इलीगलिटी आ जाती है तो उसके कारण भी ये हमारा हो जाता है। ठीक है जी, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आप में से कोई होली मनाने नहीं जा रहे हैं क्या?